नमस्कार, फरीदाबाद न्यूज सेशन के खास एडिशन साजिश में आपका स्वागत है। बात श्रद्धा मर्डर केस की। 23 तारीख को पुलिस ने आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अदालत में पेश किया और साथ ही साथ उसकी 4 दिन की और रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस ने आफताब के माता पिता को भी दिल्ली बुलाया है ताकि उनके भी बयान दर्ज कर सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि श्रद्धा का 4 साल पुराना एक लेटर सामने आया है जो उसने पुलिस कंप्लेंट में दिया था। इस लेटर में खास बात यह है कि इसमें वही चीजें लिखी गई थी जो श्रद्धा के साथ की गई। मसलन इस लेटर के अंदर लिखा गया था कि आफताब मेरे साथ मारपीट करता है, साथ ही साथ मेरा गला दबाने की कोशिश करता है और मेरे से गुस्से में बोलता है कि तेरी बोटियां कर दूंगा। यह कंप्लेंट 2 बार दी गई थी और 2 बार कंप्लेंट देने के बाद भी यह कंप्लेंट वापसी ले ली गई आपसी रजामंदी से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये इशारा करती है कि जो वारदात श्रद्धा के साथ हुई है और जो लेटर में दी गई थी श्रद्धा द्वारा लिखित रूप में, ये दोनों एक दूसरे से कड़ी मिलती है। क्या श्रद्धा को पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है? क्या श्रद्धा ने लेटर के जरिए ये इशारा किया था? क्या जो ये चीजें घटी हैं, श्रद्धा के साथ जो ये घटना घटी है, ये अचानक हुई है या एक प्री प्लान था? जैसा कि आफताब ने बयान दिए कि ये सब अचानक गुस्से में हुआ, लेकिन श्रद्धा के लेटर को देखकर यह नहीं लगता कि ये सब अचानक हुआ, ये एक प्री प्लान था, क्योंकि ये सब चीजें वही हुई हैं जो श्रद्धा ने लिखित रूप से लेटर में दी थी। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं कि ये सब चीजें शायद प्लान के हिसाब से चल रही हैं। इधर नार्को टेस्ट के लिए और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत ने भी मंजूरी दे दी और साथ ही साथ बड़े आराम से आफताब ने भी दे दी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। मसलन पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जब आफताब बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से थी जैसे किसी साथक अपराधी की। साथ ही साथ उसका ड्रग से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। तो देखा ये गया है, जो लोग ड्रग्स के आदी होते हैं, पहले से ही ड्रग लेते हैं, तो पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट के दौरान जो भी दवाई का यूज किया जाता है नशे देने के लिए, उनका उस पर कोई खास असर नहीं होता। ये बहुत से केसों में देखा गया है और वह सब अपनी मर्जी से ही इन सवालों के जवाब देते हैं। तो क्या ये सब जो भी गतिविधियां चल रही हैं, ये सब आफताब के ही प्लान का हिस्सा है? दूसरी बात, इन सब चीजों में कुछ सवाल हैं जो आकर खड़े होते हैं। पुलिस ने अदालत में ये कहा कि हमें एक जबड़ा मिला है, मानव जबड़ा, जिसके 2 दांत हैं, उनको प्लांट कराया गया है। इसके अलावा पुलिस का यह कहना है कि कुछ जो टुकड़े हैं वो हमें मिले हैं, उनकी हम डीएनए जांच करा रहे हैं, लेकिन अभी तक सैंपल भेजे नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि हमें आफताब के घर से कुछ नोट्स मिले हैं, डायरी मिली है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि शव के टुकड़ों को कहां किस जगह ठिकाने लगाना है, जिसके अंदर उसने बताया है कि दिल्ली, गुड़गामा, मेहरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, ये सब चीजें हैं। और साथ ही साथ उसने एक तालाब का नक्शा बनाया है। लेकिन इन सब चीजों में देखने वाली बात यह है, जब पुलिस ने यह कहा कि हमें जबड़ा हासिल हो चुका है, दूसरी तरफ पुलिस ये कहती है कि जो डायरी हमें मिली है आफताब के घर से, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सर जो है उसने
मैदानगढ़ी के एक तालाब में फेंका था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, दिल्ली के बारे में उसे कुछ नहीं पता, उसके बाद वो 15 तारीख को दिल्ली आता है, 18 तारीख को वो मर्डर कर देता है। और इन 3 दिनों के अंदर वो पहले से जान लेता है कि दिल्ली, गुड़गांव, मेहरौली के जंगल और मैदानगढ़ी का तालाब कहां कहां पे, इन सबको आइडेंटिफाई भी कर लेता है, पहली बार आने वाला बंदा। उसके बाद वो मैदानगढ़ी के तालाब का नक्शा भी बना लेता है कि जहां पे उसे सबको ठिकाने लगाना है, उसका सर फेंकना है। तो ये कब कैसे मुमकिन है? क्या आफताब पहली बार दिल्ली आया था? ऐसा तो नहीं लगता। जिस प्रकार के पुलिस ये बयान दे रही है कि उसकी डायरी मिली है नोट्स की, उसने जगह जगह को चिन्हित किया था, यहाँ पे गुड़गांव, मेहरौली और मैदानगढ़ी में जगह जगह इसको सबको ठिकाने लगाना है। तो इससे तो ये पता चलता है कि शायद आफताब पहले भी यहां आ चुका है। दूसरा, इसके अलावा जो चीजें सामने आती हैं वो ये चीजें सामने आती हैं कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो रहा था तो वो बिल्कुल निश्चिंत था और उसने हंस के जवाब दिए कि हाँ, मैंने सबके टुकड़े करने के बाद ये सोचा कि अब तो चीजों को ठिकाने लगा दिया। साथ ही साथ श्रद्धा के माता पिता का भी ये बयान आया है कि श्रद्धा का मर्डर करने में, सिर्फ श्रद्धा के जो मर्डर हुआ है उसमें आफताब का हाथ नहीं, आफताब के पूरे परिवार का है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आफताब को जब ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छा पैकेज मिल रहा था और इसके अलावा वो घर के नजदीक भी था, तो आखिर दिल्ली को ही उसने क्यों चुना और दिल्ली आकर वो कम सैलरी में क्यों काम करने लगा? फिर दिल्ली में भी उसने ऐसी जगह घर लिया जो जंगल के नजदीक था। इन सब सवालों से ये सारी चीजें सामने आती हैं कि ये अचानक होने वाली हत्या नहीं थी, ये एक प्री प्लान, सोची समझी साजिश थी। दूसरा, दिल्ली का रास्ता उसे किसने दिखाया? पहली बार में ही आके वो दिल्ली में बस गया, दिल्ली के बारे में उसे किसने बताया कि दिल्ली में कहां रहना है, दिल्ली में कमरा उसे किसने दिलाया? एक दिन में आके ही तो कमरा नहीं मिल जाता, कहां वो ठहरा? ये सब चीजें भी देखने वाली है। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी सामने आती है कि जब वो दिल्ली आया था तो 15 से 18 तारीख के बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ 2 से 3 दिन में कि इतने सालों तक साथ में रहने के बाद ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई कि जब उसका मर्डर उसने पहले कर दिया। लेकिन ऐसा 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली आते ही 3 दिन के अंदर उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये पूरी तरीके से एक साजिश का हिस्सा लगती है जिसमें ये लगता है कि ये प्री प्लान मर्डर था। दूसरी चीजें अगर गहराई से जांच की जाए, जहां ये भी निकल के आ रहा है कि आफताब के और भी लड़कियों से संबंध थे, उसने और भी लड़कियों के साथ डेटिंग ऐप पे नंबर शेयर किया था, चैटिंग करता था। उसके बावजूद श्रद्धा का मर्डर करने के बावजूद श्रद्धा की लाश अंदर घर में पड़ी हुई है और वो बाहर दूसरी लड़की को बुलाकर उसके साथ खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिससे ये लगता है कि श्रद्धा शायद आफताब की जिंदगी में पहली लड़की नहीं थी, पहला। दूसरा, कुछ ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है श्रद्धा वो पहली लड़की भी नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। ये बहुत सोचने वाली चीज है, ये बहुत बड़े सवाल है। अगर नार्को टेस्ट में सब चीजें सामान्य तौर पर होती हैं तो शायद इन सवालों के भी जवाब मिल सके कि क्या कुछ और भी लड़कियां थी जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई थी। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक के लिए इतना ही,
लेकिन आगे भी हम समय समय पर इससे जुड़े अपडेट और भी खबरें आपको देते रहेंगे। आपको हमारा ये साजिश का एपिसोड कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट दे सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं उत्तम कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।